एक्सटेंशन का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अगर उसका रिजल्ट अगर बैंक या फिर आरबीआई के फेवर में आता है तो एज ए बोरोवर आपका क्या हो सकता है, मतलब आपके ऊपर जो लीगल एक्शन या फिर आपका जो लोन है या क्रेडिट कार्ड का बिल है क्या एनपीए में जाएगा। अगर आपको फ्रेमवर्क का जो बेनिफिट है, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग बेनिफिट है, वो क्यों नहीं मिल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 है इस सीरीज का। पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो का नीचे जो है डिस्क्रिप्शन है वहां पे आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। आपसे मैं रिकमेंड करूंगा पहले प्लीज जो है पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे कि आपको ये पार्ट 2 जो है समझने में आसानी हो। पहला पार्ट में मैंने बताया था कि बैंक जो है शुरू से ही उनका एक ही रवैया है कि एक्सटेंशन नहीं बढ़ाया जाएगा। तो जो एनपीए को जो इंटरिम ऑर्डर लगा है उसको हटा देने के लिए बार बार जो है रिक्वेस्ट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से, जैसे कि एनपीए घोषित किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट जो है अगर आरबीआई और बैंक के फेवर में दे देते हैं तो ऑटोमेटिक जो है एनपीए के ऊपर भी जो स्टे ऑर्डर लगा है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। और साथ ही साथ जो मॉनिटोरियम एक्स्ट्रा और एक्सटेंशन देने की जो बात है सभी बोरोवर को, वो भी दोस्तों नहीं मिलेगा। अब इस सिनारियो में होगा क्या, जो लास्ट 7 महीने से, जो कि मैंने आपको पिछले वाला वीडियो में भी बताया था, लास्ट 7 महीने से जो एनपीए घोषित नहीं हुआ था वो सारे लोन जो है अभी ऐड हो जाएगा, बैंक का जो करंट एनपीए है उसके साथ ऐड हो जाएगा। अभी दोस्तों ये होने के बाद आपको भी पता है कि लास्ट मैंने कुछ एग्जांपल भी दिखाया था कि मिनिमम जो है 10 से 15% का जो है स्पाइक होगा। अभी उस सिनारियो में 15% अगर बढ़ जाता है तो 20 से 25% का सब बैंक का जो है एनपीए बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये एनपीए बढ़ने के बाद बैंक का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बैंक को भी पता है इतना परसेंटेज का जो एनपीए है अपना बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकता। इसमें 2 नुकसान होगा, एक तो जो इन्वेस्टर है वो अपना हाथ पीछे कर लेगा, दूसरा है जो बैंक है और बैंक का जो मतलब स्टैंडर्ड है वो भी खतरे में आ सकता है, क्योंकि इतना परसेंटेज अगर एनपीए हो जाएगा तो आरबीआई का नजर उस बैंक के ऊपर सीधा आ सकता है। और उसके रिजल्ट क्या होगा वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछले जो वीडियो में कि येस बैंक के साथ क्या हुआ, पीएमसी बैंक के साथ क्या हुआ। सो ये चीज बैंक कभी भी राजी नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या अभी बैंक के पास कौन सा रास्ता है जिसके चलते बैंक जो है इतना कॉन्फिडेंट है कि एनपीए घोषित कर देना चाहिए। साथ ही साथ एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जहां से आपको पता लग जाएगा कि बैंक जो चाहता है कि रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट जो है कस्टमर को मिले ही ना, मतलब जो कोविड के जो रिस्ट्रक्चरिंग बेनिफिट है वो नहीं दिया जाए और सबसे मिनिमम दिया जाए। मैंने कल भी स्नैपशॉट दिखाया था, आज भी दिखा रहा हूं। यहाँ पे देख सकते हो कि एसबीआई ने अभी तक जो है खाली 4000 रिटेल लोन को जो है सिर्फ जो है रिस्ट्रक्चरिंग दिया है। रिटेल लोन के अंदर कितना कुछ आता है आपको ही पता है, पर्सनल लोन आ जाता है, एजुकेशन लोन आ जाता है, होम लोन आ जाता है, कार लोन आ जाता है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड भी आ जाता है। सो इतने सारे ग्राहक हैं एसबीआई का, सिर्फ उसमें से खाली जो है 4000 लोगों को दिया है। दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा आपका आईसीआईसीआई बैंक का। देखिए दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का जो गाइडलाइन है 3 महीने पहले निकाल दिया था आज से, और उन्होंने बताया था कि आप लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लिंक जो है बहुत शॉर्टली आ जाएगा। यहाँ पे अब मैं स्नैपशॉट भी दिखा रहा हूँ जो गाइडलाइन था। लेकिन आप दोस्तों आज के टाइम पे भी आप विजिट करके देखिए आईसीआईसीआई बैंक का वेबसाइट में, आपको आज भी जो है कोई लिंक नहीं मिलेगा रिस्ट्रक्चरिंग अप्लाई करने का ऑनलाइन। और आपको बता देना चाहूंगा जो रिस्ट्रक्चरिंग लेने के लिए जो लास्ट डेट है आईसीआईसीआई का वो है आपका खाली 18 तारीख। आज ऑलरेडी आपका 12 तारीख हो चुका है। सो अभी भी दोस्तों रिस्ट्रक्चरिंग का जो लिंक है ऑनलाइन वही अभी तक जो है आया नहीं। दोस्तों आईसीआईसीआई तो ठीक है, फिर भी ठीक है। आपको कोटक बैंक के बारे में बताऊंगा। कोटक बैंक का आप वेबसाइट में जाएंगे, सर्च बॉक्स में अगर आप लिखेंगे ना लोन रिस्ट्रक्चरिंग, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं दिखाएगा। मतलब कोई भी गाइडलाइन नहीं है अभी तक आपको वेबसाइट में, ऑनलाइन में कोई भी जानकारी नहीं है। सो आप सोच सकते हो बैंक का इस तरीके से जो रवैया है आप समझ सकते हो कि बैंक चाहते ही नहीं है जो कोविड का जो रिस्ट्रक्चरिंग जो बेनिफिट है वो कस्टमर के पास पहुंचे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जो है आइदर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, नहीं तो जो है कुछ ना कुछ जो है ऐसा टर्म्स कंडीशन डाल दिया गया, या फिर आपका, क्योंकि बैंक के पास पूरा अथॉरिटी दे दिया है ना रिजर्व बैंक ने कि जो ये गाइडलाइन है, जो रिजर्व बैंक ने जो गाइडलाइन जारी किया था अगस्त 6 में, उसके हिसाब से बैंक डिसाइड करेगा किसको रिस्ट्रक्चरिंग दे किसको नहीं दे। ये तो देखिए बैंक के पास पूरा अथॉरिटी है किसको देना किसको नहीं देना। सो इसके चलते बैंक के पास भी जवाबदारी नहीं बनता कि किसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ किसको दे रहा हूँ। सो बैंक अपने मर्जी से काम करे। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जितने लोगों को रिजेक्ट किया जाएगा, जितने लोगों को रिस्ट्रक्चरिंग देने से मना करेंगे, उतना ही एनपीए बढ़ेगा। क्योंकि सारे बैंक को पता है क्योंकि सब लोग जो है इंटेंशनली तो ऐसा कर नहीं रहा है कि अपना पेमेंट खुद से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का जेन्युइन इशू है। सबको पता है कि 2 करोड़ लोगों का जो है लगभग जॉब चला गया। ऐसा बहुत सारा सेक्टर है जहां पे लोग जो है मैक्सिमम लोग इफेक्टेड हुआ है। मैं एजुकेशन जो टीचिंग सेक्टर की बात करूं, जो लोग ट्यूशन पढ़ाते थे या फिर कोचिंग सेंटर क्लास कराते थे, या फिर आप प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स है, प्लस होटल सेक्टर में जो लोग काम करते थे, सो उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर में बहुत लोग जो है
अभी तक जो है उनका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है और अभी तक जो है लोग जो है परेशान है और ईएमआई नहीं भर पा रहे, अपना जो डेली खर्चा है वही चलाने में दिक्कत आ रहा है। सो इस सिनेरियो में बैंक को भी पता है ग्राउंड लेवल पे क्या सिनेरियो है, बैंक को भी पता है। सो बैंक भी जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। सो दोस्तों इतना अगर सब कुछ पता है बैंक को कि एनपीए इतना बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद जो है कस्टमर नहीं दे पाएगा और हम भी जो है इतना एनपीए अपना बैलेंस शीट में नहीं दिखा पाएंगे। सो इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये है कि बैंक के पास और एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है जून 7 फ्रेमवर्क। ये 2019 में जो है लॉन्च किया गया था आरबीआई की तरफ से। जून 7 का जो फ्रेमवर्क है, इसके तहत जो है बैंक के पास अथॉरिटी है कोई भी लोन अगर एनपीए घोषित हो चुका है उस लोन को भी जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड एसेट मतलब नॉर्मल लोन में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग दे सकता है। और उसके लिए जो है बैंक के पास लगभग 6 महीने का टाइम रहता है। मतलब एनपीए जिस दिन घोषित होगा उसके बाद से लेके और 6 महीने मतलब 180 दिन तक का बैंक के पास टाइम रहेगा जिससे कि बैंक दे सकता है। अभी उसमें फायदा ये होगा दोस्तों, देखिए बैंक क्यों प्रेफर कर रहा है कि एनपीए घोषित हो जाए उसके बाद हम लोग जून 7 का फ्रेमवर्क। सवाल ये बनता है कि बैंक जून 7 का जो फ्रेमवर्क है उसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं, जबकि आरबीआई ने अगस्त 6 में कोविड का जो फ्रेमवर्क दिया था उसको अप्लाई नहीं कर रहे और A7 वाला जो है अप्लाई क्यों करे, जून 7 में अप्लाई करने की कोशिश क्यों करे। देखिए दोस्तों, जून 7 का जो फ्रेमवर्क है उसको अप्लाई करने के लिए पहला कंडीशन ये है कि आप उस लोन का जो है एनपीए में घोषित होना चाहिए, मतलब जो लोन एनपीए में हो चुका है उसी को ही ये दे सकता है। और आपका अगस्त वाला जो फ्रेमवर्क है कोविड का, उसमें क्या था कि अगर एनपीए हो गया तो उसको हम नहीं दे सकते। सो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस, दोस्तों ये तो क्या बेसिक डिफरेंस कि एक जो फ्रेमवर्क है वो एनपीए कस्टमर के लिए जो कि है जून 7 का, और जो अभी कोविड वाला जो फ्रेमवर्क है ये नॉन एनपीए कस्टमर के लिए है। अभी दोस्तों ये जून 7 जो फ्रेमवर्क है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको मैं बताना चाहूंगा। एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ये मैं आर्टिकल में इसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको पढ़ सकते हो। वहां पे हुआ क्या, एक बैंक का जो एग्जीक्यूटिव है उनसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक रिपोर्टर ने एक इंटरव्यू लिया था और उसने पूछा कि देखो आप इतना लोगों को फ्रेमवर्क जो प्लान है आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो, मतलब रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, लोगों को रिस्ट्रक्चरिंग क्यों नहीं दे रहे हो। बैंक का एम्प्लॉय ने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो रिजेक्शन हो रहा है बैंक क्यों नहीं देना चाहते उसका रीजन उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि देखिए जो रेजोल्यूशन प्लान कोविड के चलते मतलब अगस्त में जो रिलीज किया गया आरबीआई की तरफ से उसमें थोड़ा इशू है जो कि बैंक को पसंद नहीं है, बैंक नहीं चाहते कि वो अप्लाई हो। क्यों नहीं हो, आपको मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ बताता हूँ। उन्होंने ये बताया कि देखिए जो प्लान है अभी उसमें होता है कि अगर कोई भी कस्टमर अगर मान के चलिए उसको अगर रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, उसका कोविड के चलते उसका इशू हुआ है, बैंक का ईएमआई नहीं दे पा रहा है लोन का, सो मान के चलिए उसका 2 लाख का जो है उसका आउटस्टैंडिंग है। अगर दोस्तों बैंक ये कोविड वाला जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर अप्लाई करके रिस्ट्रक्चरिंग देता है तो उस बैंक को आरबीआई को 10% प्रोविजनिंग अमाउंट, मतलब 2 लाख का 10% होता है 20,000, वो प्रोविजनिंग अमाउंट रखना पड़ेगा कहाँ पे, आरबीआई के पास। मतलब 2 लाख पहले से फंसा है, फिर जो है 20,000 रुपये और लगाना पड़ेगा। अभी ये जो 20,000 रुपये है ये कब मिलेगा बैंक को,